हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सोशोलॉजी में कार्ल मार्क्स के एक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, जिस सिद्धांत का नाम है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्योंकि ये सिद्धांत पूंजी पूंजीवादीवाद समाज के बारे में इन्होंने दिया है। इनके एक मित्र थे एंजल्स, इन दोनों ने मिलके जो है इस सिद्धांत को दिया। सबसे ज़्यादा एंजल्स का भी योगदान इस सिद्धांत में काफ़ी है। उनकी एक पुस्तक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1848 में एंजल्स के साथ मिलकर ये पुस्तक लिखी थी। क्योंकि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात की गई है वो पूंजीवादी समाज की बात है, जिसमें शासक वर्ग या सर्वहारा वर्ग या उसे कहा जाए शोषित वर्ग या शासित वर्ग, इन दो वर्गों के बारे में उनकी चर्चा की गई है। और ये आर्थिक व्यवस्था पर आधारित है। क्योंकि पूंजीवादी समाज की बात की गई है तो कहीं ना कहीं दो वर्ग आते हैं। एक शासक वर्ग आता है, दूसरा या तो शासित वर्ग होता है या शोषित वर्ग होता है। तो हम इसके बारे में आज कैसे उन दोनों में संघर्ष होता है, कैसे उन दोनों में परस्पर दोस्ती होती है, फिर आगे चल के उनके हित में आपस में टकराते हैं, तो ये चीज़ देखना है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स यह सिद्धांत पूंजीवादी समाज के पतन के संदर्भ में प्रतिपादित करते हैं और पूंजीवादी समाज में परिवर्तन का मूल कारण उन्होंने वर्ग संघर्ष को माना है। कार्ल मार्क्स पूंजीवादी समाज में जब परिवर्तन का जो मूल कारण होता है उसे वर्ग संघर्ष को माना है। यह सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने एंजल के साथ मिलकर अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 1848 में दिया था। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इतिहास के लगभग सभी समाजों में वर्ग संघर्ष विद्यमान है। इन्होंने वर्ग संघर्ष का एकमात्र आधार आर्थिक व्यवस्था को बताया था। मैंने पहले भी कहा कि यह आर्थिक व्यवस्था की बात की है। जो इनका मेन लड़ाई है, जो मेन थीम है, वो आर्थिक व्यवस्था के आधार पे ही वर्ग संघर्ष को डिफाइन किया था। तो वो बार बार कहते हैं कि इन्होंने वर्ग संघर्ष का एकमात्र आधार आर्थिक व्यवस्था को बताया। इन्होंने आर्थिक व्यवस्था के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा। पहला शासक वर्ग या उसे शोषक वर्ग कहा जाता है, दूसरा शासित वर्ग या उसे शोषित वर्ग कहा जाता है। तो दो वर्गों की मैं पहले भी बात किया। दो वर्गों के आधार पे आर्थिक व्यवस्था को समाज के दो वर्गों के आधार पे उन्होंने बंटवारा करते हैं, शासक वर्ग और शासित वर्ग। दोनों वर्गों के परस्पर विरोधी हित होते हैं, जिसमें उनमें टकराहट उत्पन्न हो जाती है। इसलिए दोनों विरोधी वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इन दोनों के स्वार्थों की टकराहट की वजह से सदैव वर्ग संघर्ष विद्यमान होता है। क्योंकि जब दो वर्ग की बात करते हैं, शासक वर्ग और शासित वर्ग की बात करते हैं, तो दोनों वर्गों के परस्पर विरोधी हित भी होते हैं, जिससे उनमें टकराहट उत्पन्न हो जाती है। इसलिए दोनों विरोधी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों में स्वार्थों की टकराहट की वजह से सदैव वर्ग संघर्ष विद्यमान होता है। कार्ल मार्क्स के साथ एंजिल्स ने भी बताया कि इतिहास में 5 प्रकार के समाज है। 3 बीत चुके हैं, चौथा चल रहा है और 5वां आने वाला है। कार्ल मार्क्स के साथ एंजिल्स ने भी बताया कि इतिहास में 5 प्रकार के समाज है। 3 बीत चुका है, चौथा चल रहा है, 5वां आने वाला है। अर्थात
एंजिल्स का कहना है कि यूरोप में साम्यवाद के बादल छाए हुए हैं, कभी भी बरस सकते हैं। ये हमेशा स्टेटमेंट उसकी याद करिएगा। ये एंजिल्स ने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर ये स्टेटमेंट दिया था कि उसके कहने का मतलब ये है कि इतिहास में 5 प्रकार की समाज की हम बात करते हैं। 3 बीत चुके हैं, चौथा चल रहा है, 5वां आने वाला है। अर्थात एंजिल्स का कहना है कि यूरोप में साम्यवाद के बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है या कभी भी बरस सकते हैं। तो मैं 4 प्रकार के समाज की बात करता हूँ, क्योंकि कार्ल मार्क्स के साथ एंजिल्स ने मिलकर बताया था कि 5 प्रकार समाज की बात है। समाज 4-5 प्रकार की होती है, जिसको मैं अलग अलग डिफाइन भी करूँगा और उदाहरण के साथ आपको बताने का प्रयास भी करूँगा। पहला आदिम समाज, दूसरा प्राचीन समाज, तीसरा सामंतवादी समाज, चौथा पूंजीवादी समाज, 5वां साम्यवादी समाज। तो हम आदिम समाज के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो में आदिम समाज के बारे में, चालू समाज के बारे में आपको बताया हूँ। तो आदिम समाज में देखा जाए क्या है, क्या वर्ग संघर्ष पाया जाता था कि नहीं पाया जाता था, उसके आर्थिक आधार क्या थे, उत्पादन के साधन क्या थे, ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। आदिम समाज, यहाँ कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, न तो कोई वर्ग था, इसलिए वर्ग संघर्ष भी नहीं पाया जाता था। यहाँ लोग झुंड बनाकर रहते थे, सभी के कार्य योग्यता के अनुसार बटे होते थे और कार्य के फलस्वरूप जो कुछ मिलता था उसे सभी आवश्यकता अनुसार वितरित कर लेते थे। इस समाज को आदिम साम्यवादी समाज भी कहा जाता है। इसे ही आदिम समाज कहा गया था। ये तो क्लियर हो गई। एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। आदिम समाज, यहाँ पे कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, न तो कोई वर्ग था, इसलिए वर्ग संघर्ष भी नहीं पाया जाता था। यहाँ लोग झुंड बनाकर रहते थे, सभी के कार्य योग्यता के अनुसार बटे हुए थे और कार्य के फलस्वरूप जो कुछ मिलता था वो सभी आवश्यकता अनुसार अपने आप को वितरित कर लेते थे। इस समाज को ही आदिम साम्यवादी समाज कहा जाता था। आदिम समाज में, आदिम साम्यवादी समाज में कहने का मतलब है, न कोई आर्थिक व्यवस्था पाई जाती थी, इसलिए कोई वर्ग संघर्ष नहीं पाया जाता था। देन क्लियर। दूसरा प्राचीन समाज, यहाँ पत्थर के औजार उत्पादन के साधन थे, इसलिए आर्थिक व्यवस्था भी पाई जाती थी और उत्पादन के साधन के आधार पर यहाँ 2 वर्ग पाया जाता था। पहला पत्थर के औजार के स्वामी, जिन्हें हम मालिक कहते थे, ये शासक या शोषक वर्ग के अंतर्गत आते थे। दूसरा वर्ग उनका था जो औजारों पर कार्य करते थे, उन्हें दास या शासित वर्ग या शोषित वर्ग कहा जाता था। दोनों वर्गों में स्वार्थ पाया जाता था और इन्हीं स्वार्थों की टकराहट के कारण इनमें वर्ग संघर्ष पाया जाता था। तो कहने का मतलब है कि प्राचीन समाज में पत्थर के औजार के उत्पादन के साधन थे, इसलिए आर्थिक व्यवस्था भी पाई जाती थी और उत्पादन के साधन के आधार पर यहाँ 2 वर्ग पाया जाता था। एक पहला वो जो पत्थर के औजार के जो स्वामी थे, उन्हें मालिक कहा गया है, ये शासक वर्ग या शोषक वर्ग के अंतर्गत आते थे। दूसरा वर्ग उनका था जो औजारों द्वारा कार्य करते थे, उन्हें दास या शासित या शोषित वर्ग कहा जाता था, क्योंकि दोनों वर्गों में स्वार्थ पाया जाता था। दोनों वर्गों में स्वार्थ पाया जाता था, इसलिए इन्हीं स्वार्थों की टकराहट की वजह से इन दोनों वर्गों में के कारण वर्ग संघर्ष जन्म लेता था। ये थी प्राचीन समाज। यानी कहने का मतलब प्राचीन समाज में पत्थर के औजार पाए जाते थे, उसके अनुसार 2 वर्ग पाए जाते थे, मालिक और दास। फिर जब स्वार्थ, क्योंकि जब दोनों वर्गों में स्वार्थ पाया जाएगा तो इन्हीं स्वार्थों के टकराहट की वजह से जो है वर्ग संघर्ष का जन्म ले लिया था। तीसरा उन्होंने सामंतवादी समाज की बात किया। यहाँ भूमि उत्पादन के साधन और आर्थिक व्यवस्था के रूप में कार्य करते थे, क्योंकि सामंतवादी समाज में भूमि उत्पादन के साधन एवं आर्थिक व्यवस्था के रूप में कार्य करते थे, इसलिए यहाँ पे भी 2 वर्ग पाए जाते थे। पहला जमींदार जो शासक वर्ग या शोषक वर्ग के अंतर्गत आता था। दूसरा वो वर्ग था
जो किसानों को जो किसानों को या जो किसानों का शोषित वर्ग या शासित वर्ग के अंतर्गत आता था, क्योंकि दोनों वर्गों में स्वार्थों की टकराहट थी और टकराहट के कारण ही जिनके कारण वर्ग संघर्ष विद्यमान था। यानी कहने का मतलब है कि सामंतवादी समाज में भूमि के उत्पादन के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था के रूप में कार्य करती थी, यानी भूमि के उत्पादन के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था का कार्य करते थे। इसलिए यहाँ पे दो वर्ग पाए जाते थे। पहला जमींदार जिसे शासक वर्ग कहा गया, दूसरा वो किसान जो शासित वर्ग या शोषित वर्ग के अंतर्गत थे। दोनों वर्गों के स्वार्थों में टकराहट होती थी, जिसके कारण वर्ग संघर्ष पाया जाता था, यानी सामंतवादी में जमीन की बात की गई थी। चौथा, पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाज क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें, उद्योग, उत्पादन के साधन एवं आर्थिक व्यवस्था के रूप में कार्य करते थे, इसलिए यहाँ पे भी दो वर्ग पाए जाते थे। पहला पूंजीपति वर्ग जो शासक या शोषक वर्ग के अंतर्गत आता था, दूसरा सर्वहारा वर्ग जो शासित या शोषित वर्ग के अंतर्गत था। दोनों वर्गों के स्वार्थों में टकराहट होती थी, जिसके कारण वर्ग संघर्ष विद्यमान पाया जाता था। किंतु पूंजीवाद समाज में वर्ग संघर्ष चरम सीमा पे पहुंच गई और क्रांति होती है और पूंजीवादी समाज नष्ट हो जाता है तथा साम्यवादी समाज की स्थापना होती है। अतः कहने का मतलब है कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अंतिम परिणति साम्यवादी समाज की स्थापना हुई। तो पूंजीवादी समाज में आपको समझ में आया कि यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें तथा उद्योग, उत्पादन के साधन तथा आर्थिक व्यवस्था के रूप में कार्य करते थे। इसलिए यहाँ पे दो वर्ग पाया जाता था। पहला पूंजीपति वर्ग जिसे हम शासक या शोषक वर्ग के अंतर्गत आता था, दूसरा सर्वहारा वर्ग जो शासित और शोषित वर्ग के अंतर्गत आता था। क्योंकि दोनों वर्गों के स्वार्थों में टकराहट होती थी, जिसके कारण वर्ग संघर्ष पाया जाता था। किंतु पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष चरम सीमा पे पहुंच गई, जिससे क्रांति उत्पन्न हो गई और इसलिए पूंजीवादी समाज नष्ट हो जाता है और साम्यवादी समाज की स्थापना होती है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि वर्ग संघर्ष की अंतिम परिणति साम्यवादी समाज की स्थापना करना है। ये थी इनकी 4 प्रकार के समाज की बात उन्होंने किया, कैसे साम्यवादी समाज की स्थापना हुई। और आगे चल के वो भी बताते हैं कि किंतु ये वर्ग संघर्ष चरम सीमा पर किन कारणों से पहुंचा, ये तो सोचना ही भी पड़ेगा। कोई भी सोच सकता है कि आखिर में पूंजीवादी समाज में दो वर्ग पाए जाते थे, आखिर में किस कारण से जो है कि चरम सीमा पे जो है पूंजीवादी समाज पहुंच गया था, जो उनके संघर्ष थे। तो उसके बारे में जानने का प्रयास किया जाए। वर्ग संघर्ष चरम सीमा पर किन कारणों से पहुंचता है, इसकी व्याख्या कार्ल मार्क्स निम्न प्रकार से करते हैं। इन्होंने यूरोप की पूंजीवादी समाज का अध्ययन किया। इन्होंने यूरोप की पूंजीवादी समाज का अध्ययन किया और यहाँ पूंजीवादी समाज उत्पादन के साधन के आधार पर दो वर्गों में बटा था। पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा सर्वहारा वर्ग। पूंजीपतियों का एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था और इसके लिए पूंजीपतियों ने दो तरीके का प्रयोग किया था। उन्होंने श्रमिकों की संख्या में कटौती कर दी, क्योंकि वे अपनी फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनें, नए तकनीकी यंत्रों का प्रयोग करने लगे थे। दूसरे तरीके के अंतर्गत पूंजीपतियों ने संसाधनों में कार्य करने वाले श्रमिकों की काम की घंटों में बढ़ोतरी कर दी और श्रम में बढ़ोतरी नहीं की। इससे कम लागत में अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता था। अधिक लाभ के लिए पूंजीपति आर्थिक मंदी का चक्र चला देते थे, जिससे छोटे पूंजीपति को आर्थिक हानि होती थी और उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती थी और वे भी श्रमिकों की श्रेणी में आ जाते थे और श्रमिकों का श्रम सस्ता होने के कारण आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति नहीं हो पाती थी और इस कारण उनका असंतोष
चरम सीमा पर पहुंच जाता था। इसलिए पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों का ध्रुवीकरण और श्रमिकों का ध्रुवीकरण साथ साथ चलता था और उसी संदर्भ में आगे चलकर असंतोष चरम सीमा पर पहुंच जाता था। कार्ल मार्क्स आगे चल के कहते हैं कि प्रत्येक समाज का विनाश उसी में निहित होता है। दुनिया के किसी भी समाज में उसका विनाश उसी समाज में निहित होता है। ये कार्ल मार्क्स कहते हैं कि प्रत्येक समाज का विनाश उसी में निहित होता है। इसलिए पूंजीवादी समाज भी विनाश उसी में निहित है और वह विनाश के तत्व यातायात और संचार के साधन हैं। वो कहते हैं कि वो विनाश के जो तत्व हैं यातायात और संचार के साधन है, क्योंकि इसी यातायात और संचार के साधन की वजह से एक जगह से दूसरे जगह श्रमिकों के दूसरे जगह से तीसरे जगह श्रमिकों को मिलता था, जो काम करने की मिलता था। एक जगह से इसी यातायात संचार के माध्यम से जगह का श्रमिक एक जगह से दूसरे जगह श्रमिक, दूसरे जगह का श्रमिक तीसरे जगह के श्रमिक से मिलता था और सबकी दशा समान होती थी। सभी अपनी दयनीय दशा के लिए एक ही व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराते थे, वो है पूंजीपति। श्रमिकों के मध्य वर्ग चेतना की भावना आ जाती थी और सभी अपने को एक समूह का मानने लगते थे, किंतु इनके मध्य कुछ ऐसा व्यक्ति रहते थे, क्योंकि कभी भी हर इंसान के साथ जब फूट डालना हो, क्योंकि हम एक यातायात संचार के माध्यम से एक जगह का श्रमिक दूसरे जगह का श्रमिक तीसरे जगह का श्रमिक चौथे जगह के श्रमिक पांचवें जगह मिलते थे, सब इकट्ठा होते थे, क्योंकि उनमें वर्ग चेतना की भावना पाई जाती थी। इसलिए सबकी जो दशा थी वो समान थी। इनका एक ही कारण था, जो एक व्यक्ति ही जो जिम्मेदार था वो था पूंजीपति वर्ग। तो जो कभी कभी मध्य पूंजीपति थे, जो सदैव बड़े पूंजीपतियों से ईर्ष्या करते थे, श्रमिकों को भड़काने का काम करते थे, तब श्रमिक मिलकर क्रांति कर देते थे और पूंजीपतियों को पैरों के नीचे कर देते थे और संसाधनों का मालिक स्वयं बन जाते थे। इसलिए इस युग को साम्यवाद कहा जाता है। इस युग को सर्वहारा के प्रभुत्व का युग या सर्वहारा के अधिनायक का युग कहा जाता है। यही समाजवाद का पहला चरण है। इस युग को हमेशा कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाजवाद भी कहा गया, इस युग को सर्वहारा के प्रभुत्व का युग कहा गया अथवा सर्वहारा के अधिनायकत्व का युग कहा गया। तो ये थी कार्ल मार्क्स के समाजवाद की व्याख्या करते थे। इस प्रकार जो है कि समाजवाद का उदय हुआ, किन कारणों से हुआ, फिर आगे चल के वो कहते थे, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ बताया, वो कहते थे कि सर्वहारा शोषण के परिणाम को जानता है। जो सर्वहारा वर्ग होता है वो शोषण के परिणाम को जानता है, इसलिए वह पूंजीपतियों के शोषण नहीं करेगा। वो सर्वहारा वर्ग शोषण के परिणाम को जानता है, इसलिए यह पूंजीपतियों का शोषण नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने एक विचारधारा दी जिसके अंतर्गत संसाधनों पर पूरे समूह का अधिकार होगा और सभी योग्यता के आधार पर कार्य करें, लाभ को आवश्यकता के अनुसार सभी बांट लें। इसे ही साम्यवादी विचारधारा कहा जाता है। यह समाजवाद का दूसरा चरण और अंतिम चरण है। उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो समाजवाद का दूसरा और अंतिम चरण है उसके बारे में बताया कि सर्वहारा वर्ग के लोग अपने शोषण के परिणाम को जानते थे, इसलिए पूंजीपतियों का शोषण नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने एक विचारधारा दी जिसके अंतर्गत संसाधनों का पूरा समूह का अधिकार होगा और सभी योग्यता के आधार पर कार्य करेंगे, लाभ को आवश्यकता के अनुसार सभी बांट लेंगे। इसे ही साम्यवादी विचारधारा कहा जाता है। यह समाजवाद का दूसरा चरण और अंतिम चरण होता है। तो ये कार्ल मार्क्स की समाजवाद का सेकेंड स्टेप या लास्ट स्टेप के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सबको ये सब पूरे समूह का अधिकार, जो श्रमिक वर्ग होता है, जो सर्वहारा वर्ग, सभी समूह
उस पर अधिकार कर लेते हैं। जो संसाधन होते हैं सभी अधिकार पे करते हैं, सभी अपने अपने योग्यता के आधार पे उसे कार्य करते हैं और लाभ की जो आवश्यकता होती है अनुसार उसे साथ में बांट लेते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि बिना समाजवाद की सीढ़ी पर चढ़े साम्यवाद तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये कोटेशंस भी है, स्टेटमेंट भी है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि बिना समाजवाद की सीढ़ी पर चढ़े साम्यवाद तक नहीं पहुंचा जा सकता है। इनके अनुसार साम्यवाद समाजवाद की स्थापना सर्वहारा वर्ग ही कर सकता है, क्योंकि धरती पर सबसे पहले दलित और शोषित वर्ग सर्वहारा वर्ग ही है। यानी कहने का मतलब सबसे पहले जो काम करने वाले लोग थे, जिसे जो धरती पे जो काम करने वाले लोग थे, वो सबसे पहले जो दलित और शोषित वर्ग ही सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत आते थे। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्ग संघर्ष की अंतिम परिणति साम्यवादी समाज की स्थापना करना था। कार्ल मार्क्स को सर्वहारा वर्ग का देवता भी कहा जाता है। ये हमेशा पूछा था कि सर्वहारा वर्ग का देवता किसे कहा जाता है, क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो ये थी कार्ल मार्क्स और एंजल्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 1848 में जो बुक लिखी गई थी, उनमें किस प्रकार उन्होंने डिफाइन किया। और एंजल्स के साथ मिलकर एंजल्स ने बताया कि इतिहास में 5 प्रकार के समाज की बात की गई, जो 3 बीत चुके हैं, चौथा चल रहा है, 5वां आने वाला है। और इस तरह उन्होंने समाजवाद की स्थापना कैसे किया, पूंजीवादी समाज को कैसे चरम सीमा पर पहुंचाया और एक बार उसके प्रति क्रांति बोल दिए, जिससे कि आलम में छोटे छोटे जो पूंजीपति वर्ग थे वो टूट गए, वो भी श्रमिकों के समान हो गए थे। क्योंकि कुछ चीज़ें आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा मकान, क्योंकि हर समाज में उसकी विनाश उसी समाज में होती है। तो इसलिए उस समाज में जो यातायात और संचार के माध्यम से एक श्रमिक दूसरे जगह का श्रमिक तीसरे जगह का श्रमिक चौथे जगह का श्रमिक 5वें जगह, इस तरह सभी इकट्ठा होता था, क्योंकि सभी के हित समान थे। और उनका एक ही जो 5 लोग जो श्रमिक एक जगह होते थे, क्योंकि जब हित समान होंगे उनका जो मेल जो एकमात्र व्यक्ति जो होता है उसका जो कारण होता है उनको इस तरह की समस्याओं को निजाने के लिए, वो होता है पूंजीपति वर्ग। तो इसलिए उनको गिराने के लिए हर तरह के प्लान किए और लास्ट में उन्होंने गिरा भी दिए। पूंजीपति वर्ग समाप्त हो गया, समाजवाद का स्थापना उन्होंने किया, जिसे साम्यवादी समाज की स्थापना उन्होंने किया। तो ये थी कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अगर आपको कोई समस्या आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, चैट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। और आपसे ये भी एक विनम्र है, ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये कहूँगा कि आप हमेशा पढ़ते रहें, क्योंकि अगर पढ़ते रहेंगे तभी आपको वीडियो लेक्चर या फिर कोई चीज़ें जो भी, क्योंकि सारी प्लेटफॉर्म जो है कोचिंग से लेके सभी यूट्यूब पे आ चुके हैं। तो इसलिए आप पढ़ते रहिए और आगे वीडियो लेक्चर देखते रहिए और अपने आप को समझते रहिए और समाज में अप्लाई करते रहिए। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।